गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ध्वनि, जिसमें हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे पार्ट में पढ़ेंगे अलग अलग माध्यम से कैसे ध्वनि जो है वो सुनते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले आप लोग सभी को कम से कम 3 से 4 पेज पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, और उसके बाद फिर से आप वीडियो सेक्शन का वीडियो देखिए जो रीडिंग सेक्शन में है, और उस वीडियो को देखने के बाद पुनः फिर से एक बार रीडिंग कीजिए। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपिंडन या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग का वेग कहलाती है। बोल रहा है तरंग के किसी भी बिंदु जैसे एक संपिंडन या एक विरलन द्वारा जो एकांक समय में तय की गई दूरी होगी, तरंग वेग कहलाएगा। जैसे हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी लैम्डा बटे यहाँ पे क्योंकि तरंग का है इसलिए उसका दूरी होगा लैम्डा, है ना, और बाय बड़ा टी, तो लैम्डा इंटू 1/t आवर्तकाल होगी। यहाँ ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है, ध्वनि क्या है, तरंग दैर्ध्य है। यह तरंग द्वारा एक आवर्तकाल t में चली गई दूरी है, आवर्तकाल को t माना गया, t में चली गई दूरी है, अर्थात v बराबर बड़ा v बराबर यहाँ पे लिख रहा है क्या, लैम्डा इंटू वी। तो यहाँ पे जो लिखा है q इंटू 1/t इक्वल टू v लिखा है, तो बड़ा भी जो हमारा है ये इसको रख दिया लैम्डा इंटू वी, तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति, इसको लिख दिया वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। मान लो किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग अगर लेते हैं और सभी आवृत्ति के लिए लगभग लेते हैं तो सब क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इस तरह से यहाँ पे भी ठीक कंप्लीट हुआ, और साथ ही साथ यहाँ कुछ प्रश्न हैं कि हम लोग अब ये जब लेसन कंप्लीट सब होगा तो हम लोग सबका न्यूमेरिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आंसर तो आपको भेजा जा रहा है ना, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जो गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्दों का पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक नहीं है। प्रबलता और तीव्रता हम लोग को लगता है कि एक है, लेकिन ऐसा एक है नहीं। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। हम लोग एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि से सुन सकते हैं क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है। मतलब हम लोग जो है दोनों तरह का ध्वनियाँ सुन सकते हैं, एक ही जैसा अगर दो ध्वनि रहेगा तो। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल, किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। बोला किसी माध्यम में ध्वनि क्या होता है, एक निश्चित माध्यम से या एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या तरित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। हम लोग देखते हैं क्या कि बिजली कड़कता है और उसके बाद सुनाई पड़ता है हमको आवाज़ बिजली कड़कने का। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। मतलब प्रकाश का चाल बहुत तीव्र है जबकि ध्वनि की चाल उससे बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिससे यह संचारित होती है। आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में और सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। जब हम ठोसों से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं और ध्वनि की चाल कम होती जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने की पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस से 331 मीटर प्रति सेकंड तथा 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। सारणी में जिससे 12.1 में दिखाया गया है। विभिन्न माध्यमों में एक विशेष ताप पर ध्वनि की चाल को दर्शाया गया है। इसके आप याद रखने की आवश्यकता है। मतलब ठोस में एल्युमिनियम है, निकेल है, स्टील है, सबका चाल दिखाया गया है, लिखा गया। इसमें तुमको देखना है कि सबसे ज़्यादा चाल किसका है। इसमें सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का यहाँ पे ठोस में दिखा रहा है ना, और उसके बाद सबसे कम किसका है तो गैस में सल्फर डाइऑक्साइड का है। ठीक है,
ध्वनि का परावर्तन। किसी ठोस या द्रव के टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबर की गेंद किसी दीवार को टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर परावर्तित होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका अध्ययन आप अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, जो चाहे पॉलिश किए हुए ये हो या खुरदरे हो। मतलब जो परावर्तन होता है या तो पॉलिश किए हुए जगह से भी जाएगा या जहाँ खुरदरा होगा वहाँ भी। जैसा चित्र में दिखाया गया है, जैसे पाइप लीजिए, आप चार्ट पेपर की सहायता से ऐसा पाइप बना सकते हैं। जैसा ये पाइप बना वैसा बना सकते हैं और पाइपों को लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए, मतलब लंबाई पर्याप्त होना चाहिए। इन्हीं दीवारों के समीप किसी मेज पर व्यवस्थित कीजिए। इसको हम लोग किसी मेज पर व्यवस्थित करेंगे। एक पाइप के खुले सिरे के पास एक घड़ी रखिए और दूसरे पाइप की ओर से घड़ी की ध्वनि सुनने की कोशिश कीजिए। एक घड़ी को रखिए और दूसरे पाइप की तरफ ले जाकर कान पे सुनिए। दोनों पाइपों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि जिससे आपको घड़ी की ध्वनि अच्छी प्रकार स्पष्ट रूप से सुनाई दे। दोनों पाइप हम लोग को ऐसा रखेंगे जिससे कि हम लोग को सुनाई पड़े। इन पाइपों को दर्शाए विलंब के बीचों कोनों को मापिए तथा इनके बीच के संबंध को देखिए। दाईं ओर के पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाए और देखिए क्या होती है। इसको उठाकर देखिए क्या होता है। प्रतिध्वनि किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। जैसे आप घर में हम लोग देखते हैं दीपावली के समय घर में पोचारा वगैरह होता है, हम लोग खाली रखते हैं, खाली करते हैं पूरा, फिर पोचारा होता है तो देखते हैं जैसे ही खाली वगैरह होता है तो आवाज़ कुछ गूंजता है, कुछ भी बोलते हैं तो गूंजता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जाएंगे, कोई खाली इमारत है वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग का आवाज़ गूंजेगा, दोबारा हमारा वही बात सुनाई पड़ेगा। आपको सुनाई देने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड मान लें तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकेंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक पृष्ठ तक जाने का तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 344 मीटर प्रति सेकंड गुना 1 सेकंड होगा, 0.1 सेकंड होगा, अर्थात 34.54 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 अवश्य होनी चाहिए। मतलब ये ध्वनि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए हम लोग का कम से कम 17.2 मीटर की आवश्यक दूरी होनी चाहिए। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है। वायु की जैसे ही ताप बढ़ेगा उसका बदल जाएगा, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे वायु का ताप बढ़ेगा वैसे ही इसका ध्वनि का वेग में भी परिवर्तन होगा। ध्वनि में बराबर परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियाँ भी सुनाई दे सकती है। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बराबर परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। भूमि से बराबर परावर्तन के फलस्वरूप ये सब होता है। अनुरणन किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है, जब तक यह इतनी कम न हो जाए कि यह सुनाई ही न पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्वामित्व होता है अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर भी किया जाता है। और भी कई चीज़ों का पदार्थ का चुनाव किया जाता है जो ध्वनि को सोख सके, मतलब ले सके।
अब है ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। ध्वनि का बहुत ज़्यादा परावर्तन का उपयोग करते हैं हम लोग इसके लिए। मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, सूर्य तथा तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। जैसे कि दर्शाया गया चित्र में वो चोंगा है, ऐसे मोटा करके दिखाया गया है, ठीक है ये बात। इन यंत्रों में एक नली को आगे का खुला भाग है, शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परिवर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सक यंत्र के जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। मतलब जब स्टेथोस्कोप डॉक्टर लगाता है आला, है ना, तो हम लोग को इसका डॉक्टर को सुनाई पड़ता है। कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, जैसा कि दिखाया गया चित्र में। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए, समान रूप से चारों हॉल में फैल जाएगा। अब है श्रव्यता का परिसर। हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। हम लोग सभी जो है आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकते। जो जैसे चमगादड़ सुनता है उस चीज़ को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्य की ध्वनि के श्रव्य का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का होता है, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, है ना। और ज्यों-ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है उनके कान के उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही जाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज का जहाँ कम आवृत्ति की ध्वनि है उसको अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसे कि हम किसी मक्खी के पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। राइनोसिरस यानी गैंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। यह देखा गया कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाता है। कुछ जंतु भूकंप जब आएगा उससे पहले वो परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि का उत्पन्न करते हैं जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देता है। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, प्राध्वनि भी कहते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि या प्राध्वनि भी कहते हैं। और डॉल्फिन, चमगादड़, पॉरपाइज प्राध्वनि उत्पन्न करते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और पॉरपाइज जो है क्या करता है? प्राध्वनि उत्पन्न करता है। कुछ प्रजाति के शलभों यानी मोथ्स के श्रवण यंत्र अत्यंत सुरग्राही होते हैं। ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी प्राध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। चूहे भी क्या करते हैं? प्राध्वनि उत्पन्न करके अपना खेल खेलते हैं। प्राध्वनि के अनुप्रयोग। प्राध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंग है। प्राध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राध्वनियाँ की विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। प्राध्वनियाँ का उपयोग हम लोग विस्तृत रूप से कर सकते हैं। देखो, प्राध्वनियाँ प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुँचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मर्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में प्राध्वनि तरंगे भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। वस्तु पूर्णतः क्या हो जाएगा? जब प्राध्वनि के कारण वहाँ से धूल हट जाएगा तो साफ हो गया। प्राध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों यानी पिंडों के दरारों तथा अन्य दोषों को पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। धात्विक घटकों को प्रायः बड़े बड़े भवनों, पुलों
मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉक में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देता, भवन या पुल के संरचना की मजबूती को कम कर देता है। पराध्वनिक तरंग धातु के ब्लॉक से गुजरी प्रेषित जाती है और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए स्वसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनिक तरंगें परावर्तित हो जाती है। दोष की उपस्थिति को दर्शाता है, जैसा कि ब्लॉक में देखना दे रहा है, जहाँ दरार होगा वहाँ पे क्या होगा, दोष है, इसका मतलब पराध्वनि वहाँ से लौट के चला जाएगा, और जहाँ दोष नहीं है वहाँ डायरेक्ट चला जा रहा है। इससे पराध्वनि क्लियर पता चल रहा है कि इसमें कोई दोष नहीं है। साधारणतः ध्वनि जिनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, दोषयुक्त स्थान के कोनों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है, इसलिए इस ध्वनि को उपयोग की कार्य करने के लिए नहीं किया जा सकता। पराध्वनिक तरंगों का हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, जिसको हम लोग ईसीजी कहते हैं। ईसीजी हम लोगों के शरीर में बहुत जगह पर लगाया जाता है, छोटा छोटा बटन टाइप का रहता है, और उसको लगा के हमारे शरीर का जो तरंग है प्रतिध्वनि लगाया जाता है, जिससे हमारा बताया जाता है कि इसमें कितना हमारा काम कर रहा है या नहीं। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इसका संसूचक के रोगिक अंगों को जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह संसूचक को शरीर की असमानताएं जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों की आवृत्त यानी ट्यूमर का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीकी में पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती है तथा उस स्थान से परिवर्तित हो जाती है जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तित होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितता का पता लगाने में किया जाता है। मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी का जो चीज़ में हम लोग उपयोग करते हैं उन सभी में पराध्वनि का उपयोग होता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दों की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब है सोनार। सोनार का शब्द का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग से बना है। सोनार एक ऐसा युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों को दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार कैसा कार्य करता है? सोनार में एक प्रेषित्र तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज में चित्रबाज सतरक की भांति लगाया जाता है। ये जैसे यहाँ लगा हुआ है उस तरह से सोनार लगाया जाता है। प्रेषित पराध्वनिक तरंगों उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगें जल में चलती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक पराध्वनिक तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जाती है, जिससे ध्वनि तरंगें प्रवर्तित होती है। मान लीजिए पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल T है और समुद्र जल में ध्वनि की चाल भी है, तब सतह से पिंड की दूरी 2D होगी, तो 2D बराबर V गुना T हो जाएगा। उपरोक्त विधि का प्रतिध्वनिक परास कहते हैं। उपरोक्त विधि का जो प्रतिध्वनिक होगा उसको क्या कहेंगे? प्रतिध्वनिक परास। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैलों, डूबे हुए जहाज आदि का जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब इस तरह समुद्र में क्या है नहीं है उसका पता चलता है। जैसा कि पहले वर्णन किया गया कि चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनिक तरंग उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि संपन्न अवरोधों या कीटों में परावर्तित
होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है। अवरोध या कीट कहाँ पर है, चमगादड़ को पता चल जाता है। और यह इस प्रकार किस प्रकार का है। पोर्पोइज मछलियाँ भी अंधेरे में संचालन व भोजन की खोज में प्राध्वनि का उपयोग करते हैं। प्राध्वनि द्वारा उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है। मानव कर्ण की संरचना, हम कैसे सुनते हैं। हम एक पर अति संवेदी युक्त, जिसे कान कहते हैं, की सहायता सुन पाते हैं। यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। मानव के कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया के पक्ष में बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कान हम लोग कान से कैसे सुनते हैं। पर एक पतली झिल्ली होती है, मतलब हमारा बाहरी कान कर्ण पल्लव कहलाता है। बाहर का जो कान होता है वो कर्ण पल्लव कहलाता है। यह परिवेश में से ध्वनि को एकत्रित करता है। सारे परिवेश में हम लोग का जो ध्वनि होता है उसको एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नालिका से गुजरती है। श्रवण नालिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटा कहते हैं। देखो लिखा हुआ सारा बात है ना, पटा झिल्ली हो कहते हैं जिसे। हम जब माध्यम में संपीड़न कर्णपटा तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपटा को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्णपटा बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्णपटा कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां यानी मुखदरक, निहाई और बलैक, यानी जिसको स्ट्रिप भी कहते हैं, इन कानों को कई गुना बढ़ा देता है। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचारित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णवर्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। मस्तिष्क इसको जो है, जब ध्वनि के पास गया तो मस्तिष्क को क्या करता है, ध्वनि के रूप में इसको समझता है। तो इस तरह से हम लोग ध्वनि के बारे में आज पढ़े। और आज हमारा फिजिक्स का सारा लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब ये लास्ट लेसन था फिजिक्स का। अब हम लोग जो फिजिक्स की क्लास करेंगे इसमें इसकी जो कुछ न्यूमेरिकल है, बीच बीच में सारे जो क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन पे हम लोग वीडियो बना के तुमको भेजेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम लोग उसको ज़्यादा गौर से समझना है, कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, कैसे इसका क्या क्या फॉर्मूला है, वो सारा चीज़। ओके, और जैसा कि बताया गया प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है पैर छूकर, साथ ही साथ उनको रिस्पेक्ट करना है, गर्म पानी पीना है, कोरोना काल में कम से कम बाहर जाने का कोशिश करें। ओके, बाय।